देवभूमि विचार मंच के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको भूलते बिसरते जा रहे सनातन धर्म और उसके गौरवपूर्ण इतिहास वर्तमान के बारे में तथ्यात्मक जानकारियों से समय समय पर अवगत कराएंगे। इतिहास में हो गई त्रुटियों से सीख लेकर वर्तमान में उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए आज से ही हम चौकन्ने हो जाएंगे। अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते हुए कि कहीं हमारे धर्म पर, हमारी शांत प्रवृत्तियों पर कोई सपनी मामा या नरकासुर कुठाराघात करने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा वर्तमान में ली जाने वाली सावधानियां ही सनातनियों को और उनके अस्तित्व को भविष्य में सुरक्षित तथा जीवित रख पाएगी। आपको करना क्या है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों, और दी जा रही जानकारी को आत्मसात करते हुए विचारों को आगे प्रसारित करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचे और सनातन और सनातियों पर होने वाले अत्याचारों का पुरजोर प्रतिकार कर सके। इस श्रृंखला में 5 एपिसोड होंगे, जिसका कि जो पहला एपिसोड होगा वो खंडित हो चुके भारतवर्ष के बारे में होगा, और इसी तरह हम 5 एपिसोड आगे अपने पूरे करेंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। उत्साहवर्धन ही नहीं, अभी तो आप अपना बौद्धिक सहयोग भी हमें समय समय पर देते रहेंगे। हमारा भारत कितना बड़ा था, कौन कौन से राज्य इससे अलग हुए, सवाल तो कई हैं और जवाब भी बहुत कम लोग जानते हैं। प्रायः पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, शेष भारत का इतिहास मिलता तो है परंतु चर्चित नहीं है। विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में कई विभाजन हो चुके हैं दोस्तों। इस जम्बू द्वीप के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागर माथा यानी कि गौरी शंकर है, जिसे कि 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता और पहचान को बदलने का कूटनीतिक षड्यंत्र रचा। हम पृथ्वी पर जिस भूभाग अर्थात राष्ट्र के निवासी हैं, उस भूभाग का वर्णन अग्नि, वायु एवं विष्णु पुराण में लगभग समानार्थी श्लोकों के रूप में है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव दक्षिणा वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संता। हिंद महासागर के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं, और वहां के समाज को भारतीय या भारतीय के नाम से पहचानते हैं। वर्तमान में भारत के निवासियों का पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों से हिंदू नाम भी प्रचलित है, और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालयम समारभ्यम यावद इंदु सरोवरम ते देवी निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान नाम कहां से आया? कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ब्रिटिश हुकूमत की देन है। कई लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू शब्द है ये मुगल आतताइयों के द्वारा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो भारतवर्ष की तरह ही हमारे वेदों से लिया गया और वेदों में वर्णित है। इस बात पर हम कभी आगे फिर चर्चा करेंगे। इन सब बातों से यह निश्चित हो जाता है कि भारतवर्ष और हिंदुस्तान एक ही देश के नाम है तथा भारतीय और हिंदू एक ही समाज के नाम है। यह श्लोक विष्णु पुराण और वेदों में वर्णित है, इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू नाम ब्रिटानी हुकूमत की देन है या मुगलों ने यह नाम भारत को दिया। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए 25,000 वर्ष पुरानी शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य निर्वंशीय एवं पुरातात्विक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यहीं से मानव सभ्यता या मानव अन्य जगहों पर बसाहट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहीं पर वैदिक धर्म की नींव रखी गई थी। आज से 3500 साल पूर्व जो सभ्यताएं जीवित थी, उनको पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्राचीन सभ्यताएं मानकर इतिहास और समाज का विश्लेषण किया, लेकिन उनका यह विश्लेषण एकदम गलत और ईसाई धर्म को स्थापित करने वाला था या इस्लाम धर्म को स्थापित करने वाला था। इसके लिए उन्होंने ऐसे कई तथ्य निकाले जो प्राचीन भारत और चीन के इतिहास को महान बताते हैं और ईसावाद के समाज से कहीं ज्यादा उन्हें सभ्य सिद्ध करते हैं। धरती पर फैली प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो धरती के पश्चिमी छोर पर रोम, ग्रीस और मिस्र देश की सभ्यताओं के नाम लिए जाते हैं, तो पूर्वी छोर पर चीन का नाम लिया जाता है। मध्य में स्थित भारत की चर्चा भर करके उसे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि भारत को जानने से उनके समाज और धर्म के सारे मापदंड गिरने लगते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत और उसके धर्म का सच लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए, लेकिन सच
कब तक छिपा रहेगा? दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं से हिंदू धर्म का क्या कनेक्शन था, या इस संपूर्ण धरती पर हिंदू वैदिक धर्म ने ही लोगों को सभ्य बनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक विचारधारा की नए रूप में स्थापना की थी। आज दुनिया भर की धार्मिक संस्कृति और समाज में हिंदू धर्म की झलक देखी जा सकती है, चाहे वो यहूदी में हो या पारसी में हो या ईसाई या इस्लाम धर्म में हो। ईसा से 2300 से 2150 वर्ष पूर्व सुमेरिया, 2000 से 400 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया, 2000 से 250 वर्ष पूर्व ईरान, 2000 से 150 वर्ष पूर्व मिस्र इजिप्ट, 1450 से लेकर 500 ईसा पूर्व असीरिया, 1450 से लेकर 150 ईसा पूर्व ग्रीस यानी कि यूनान, 800 से 500 ईसा पूर्व रोम की जो सभ्यताएं विद्यमान थी, उक्त सभी से पूर्व महाभारत काल का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। इसका मतलब कि 3500 ईसा वर्ष पूर्व भारत में एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। चलिए, अखंड भारत का इतिहास क्या है, भारत पूरे विश्व में कितना बड़ा था। समय के साथ यहाँ बंटवारे तो हो गए और कई देश बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे करीब करीब 15 देश जन्म ले चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो है ईरान, जो कि 2000 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व जिसका जन्म हुआ, जो कि भारत से अलग हुआ। जरथुस्त्र को ऋग्वेद के अंगिरा, बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालीन माना जाता है। वे ईरानी आर्यों के स्पीतिमा कुटुंब के और उस हस्य के पुत्र थे। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। यह लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यभट्ट में शासन था और दूसरी और हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे दूसरी ओर। पारसियों का धर्म ग्रंथ वेद अवेस्ता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जो ऋग्वेदिक संस्कृत का ही एक पुरातन जो शाखा है अवेस्ता, उस भाषा में लिखा गया। यही कारण है कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत से शब्दों की समानता है। अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्यों की प्रार्थना, उपासना और कर्म कांड में कोई भेद नजर नहीं आता। वे अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्राकृतिक के जो तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र कर्म करते थे। मित्र यानी कि मित्रा सूर्य, मित्र जो है वो पारसी में, उसको मित्रा सूर्य हिंदी में कहा जाता है या संस्कृत में कहा जाता है। वायु कहते हैं वायु को, होम कहते हैं वो सोम को, अमरिति कहते हैं वो अमति को, अधमन कहते हैं आर्यमन को। अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी वर्णित है, जैसे हप्त हिंदू यानी कि सप्त सिंधु, हरवेती यानी कि सरस्वती, हरयू। अगला जो देश भारत से अलग हुआ था उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया जिसे पहले कंपूची और उससे पहले कंबोज के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। पहले यह हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अब बौद्ध राष्ट्र है। लगभग 600 वर्षों तक यूनान ने इस प्रदेश में हिंदू संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तत्पश्चात इस क्षेत्र में कंबोज या कंबोज का महान राज्य स्थापित हुआ। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंदी चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश जो है वो बना और हिंद चीन ने मिलकर यहाँ पर खमेर साम्राज्य की स्थापना की। यह भी माना जाता है कि भारतीय राज्य कंबोज के उपनिवेश के रूप में कंबोडिया की स्थापना हुई थी। कंबोज की प्राचीनतम दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की जो नींव है आर्य देश के शिव भक्त के राजा कंबोपत स्वयंभू ने डाली थी। वे इस भयानक जंगल में आए और यही बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणित हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह किया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। गौरतलब है कि ASI कंबोडिया स्थित ता प्रोहम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। कंबोडिया में ही भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर है।
अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1000 वर्ष पहले भारत से कई लोग कंबोडिया गए और वहां उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। इसके साथ ही कंबोडिया में एक प्राचीन शिव मंदिर भी था जहां से 17 अभिलेख मिले थे। इसी तरह विष्णु का प्राचीन मंदिर अंकोर वाट का, जो कि सबसे बड़ा मंदिर विश्व में माना जाता है, वो कंबोडिया में स्थित है। वहां से भी कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन्हें पढ़ने का काम शुरू किया जा रहा है। अगला जो भारत का प्रांत जो भारत से अलग हुआ उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम का इतिहास दोस्तों 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना जो नाम है वो चंपा था। चंपा के लोग और चांग कहलाते थे और उनके राजा सैद थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वहां के जब लोगों ने भारतीय धर्म, उसकी भाषा, सभ्यता को ग्रहण किया, 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फनहुता यानी कि 380-413 ईस्वी में मिलता है, उनका वर्णन चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक है, जितने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया था। किंतु उसके पुत्र गंगा राज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा नदी के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में आज भी मिलते हैं दोस्तों, वहां के संग्रहालय में मौजूद है। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। अब अधिकतर लोग मुसलमान हैं आज की डेट में, जो कि मुसलमान जब मुगलों ने दमनकारी नीति अपनाई तो वो मुसलमान धर्म उन्होंने अपना लिया था। कई हिंदू जो कि मुसलमान हैं वो आज भी वहां पर हैं और अधिक संख्या में है, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी वहां पर कुछ संख्या में आज भी है। अगला जो भारत का हिस्सा अखंड भारत से अलग हुआ उसका नाम है मलेशिया। सिंगापुर पहले मलेशिया का ही हिस्सा था। पहले इसे सिंगापुर कहा जाता था। मले शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि। प्रथम शताब्दी में साहसी भारतीयों ने मलेशिया पहुंचकर वहां के निवासियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नाम से परिचित करवाया और मलेशिया में नगरों और मंदिरों का निर्माण करवाया। कालांतर में मलेशिया में शैव धर्म, वैष्णव तथा बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ। 1957 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर यह एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य बना। इस्लामिक प्रचार प्रसार के चलते मलेशिया अब एक मुस्लिम बहुल देश है। अगला जो भारत का हिस्सा जो अखंड भारत से अलग हुआ उसमें एक नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसी समय में भारत का एक संपन्न राष्ट्र, संपन्न राज्य हुआ करता था। आज इंडोनेशिया में बाली द्वीप को छोड़कर से सभी द्वीपों में मुसलमान बहुसंख्यक के रूप में, फिर भी हिंदू देवताओं से यहाँ का जनमानस आज भी परंपराओं के माध्यम से जुड़ा हुआ। भारत का अखंड भारत से जो हिस्सा अलग हुआ वो है फिलीपींस। फिलीपींस में किसी समय भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव होता, पर 15वीं शताब्दी में मुसलमानों ने जब उन पर आक्रमण किया तो वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वहां पर धर्मांतरण हुआ। आज भी फिलीपींस में कुछ हिंदू रीति रिवाज प्रचलित है। जो हिस्सा अखंड भारत से अलग हुआ उसको आप जानते हैं अफगानिस्तान के रूप में। अफगानिस्तान यानी कि गंधार यानी कि जो कभी शकुनी का प्रदेश हुआ करता था, महाभारत काल के शकुनी का प्रदेश हुआ करता था, वही कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर यानी गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। कंबोज का विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला में ईरान से लेकर कश्मीर के राजौरी यानी कि राजापुर तक था। महाभारत काल में राजा शकुनी गांधार के राजा हुआ करते थे। गांधार के कुछ हिस्से अफगानिस्तान और कुछ हिस्से पाकिस्तान के पेशावर में मिलते हैं। गांधार के दो प्रमुख नगर हैं, पुरुषपुर आधुनिक जिसको पेशावर के नाम से जाना जाता है, तथा तक्षशिला जिसकी राजधानी हुआ करती थी। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू, शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिए और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने आधिपत्य में कर लिया। नाम है नेपाल। नेपाल को देवघर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जो जन्म स्थल है यानी कि जो मिथिला है, जो जनकपुरी है, वो नेपाल में स्थित है दोस्तों। ये आप सभी लोग जानते हैं। नेपाल है। भगवान बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी में नेपाल में ही हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू
आर्यों लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्य साम्राज्य का एक समृद्ध हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। गोरखाओं ने इस पर राज किया। गोरखा जो कि एक हिंदू के रूप में एक जाति है। मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदता को समाप्त करने का श्रेय जो जाता है वो गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को जाता है। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर वो यानी कि 1768 तक इसमें वो सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। अगला जो हिस्सा अखंड भारत से अलग हुआ उसका नाम है भूटान। यह पहले भारत के भद्र देश के नाम से जाना जाता है। हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इसने 1949 में खुद को संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित करा दिया। हमारे ग्रंथों में त्रिविशिष्ट के नाम से यह जाना जाता था। भारतीय शासकों को हराकर चीन ने इसे अपने में मिला लिया। अगला हिस्सा जो भारत से अखंड भारत से जो अलग हुआ उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और वहां के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में शैव, यक्ष और नाग वंशों का राज हुआ करता था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित जो स्रोत है, जो सोर्स है, सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक खुदाई से पता चलता है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। विभीषण को जहां का राजा नियुक्त किया गया था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी में के आरंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत तमिलियों को और सिंहलियों के बीच में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इनकी यूनिटी बिगड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अगला जो हिस्सा है जो अखंड भारत से अलग हुआ वो म्यांमार के रूप में है, जिसको बर्मा के नाम से भी आप जानते हैं, जो कि ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी हैं। मुस्लिम काल में म्यांमार में यानी कि जो शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज सत्ताएं कायम हो गई। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी में भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। अगला जो प्रांत है जो अखंड भारत से अलग हुआ उसको सिंध के रूप में यानी कि पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। 7वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई क्षेत्र हिंदू राजाओं के अधीन आते थे। लगभग 712 में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के जो 74 वर्षों का जो काल है उसमें 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व
मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध पर हिंदू राजा ताहिर का राज था। राजा ताहिर 679 ईस्वी और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए और शहीद हो गए। सिंध भी हिंदू राजाओं के हाथ से जाता रहा। इसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं ने धीरे धीरे लगातार भारत पर आक्रमण कर भारत में अपने शासन का विस्तार किया। 977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबकतगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबकतगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ी और लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला दी थी। उसके शासन को विस्तार दिया उसके पुत्र महमूद गजनवी ने। अगला जो भारत का एक हिस्सा जो कि अखंड भारत से या यूं कह लो कि पाकिस्तान से अलग हुआ वो है बांग्लादेश। ये आप जानते हैं कि 15 अगस्त से ही पहले भारत का ही ये अंग हुआ करता था, फिर पूर्वी पाकिस्तान का अंग बना और 1971 में भारतीय फौज ने इसे पाकिस्तान से अलग कर एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश ने जन्म लिया। अगला हिस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि अखंड भारत का एक हिस्सा था वो था थाईलैंड। इसका प्राचीन भारतीय नाम श्यामल देश था। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो श्यामल देश था। पहले यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा हुआ करते थे। बाद में यहाँ पर बौद्ध प्रचार हुआ और ये भी भारत से अलग हो गया और आज वहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में बौद्ध लोग रहते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको अखंड भारत से जो अलग हुए हमारे 15 देश हैं वो उनके इतिहास के बारे में और उनके बारे में आपको बताया। आगे भी इसी तरह के जो एपिसोड होंगे, अब जो अगला एपिसोड होगा वो कश्मीर पर होगा दोस्तों, जिसमें कि हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कश्मीर एक इंटरनेशनल एक मुद्दा बना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना और इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, किन किन कारणों की वजह से कश्मीर की जो समस्या वो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई और किस प्रकार से पाकिस्तान इस पर अपना हक जमाता रहा है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।